बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सान्या नायक, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप सब प्यारे प्यारे बच्चे जानते हो कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा बैच चल रहा है, दैट इज द स्प्रिंट बैच, जिसमें हम 9th के जो चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं। यानी कि इसी वीडियो में भैया चैप्टर को शुरू करेंगे और इसी वीडियो में चैप्टर को टाटा बाय बाय भी कह देंगे। तो आज आपके लिए लेकर आ गए हैं अगेन वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया इस चैप्टर की तो इतनी वेट थी ना बच्चों को, तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब ऐसा लगेगा कहानियां पढ़ रहे, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले ये कहूंगी, एक छोटी सी एडवाइजरी है कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो एक बार चैप्टर 3 की वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ना ये चैप्टर्स ना इंटरलिंक्ड है, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो 1808 में डाल्टन जी जो थे उन्होंने क्या दी थी, अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें भैया उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे और उनकी थ्योरी ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया। मतलब Dalton's atomic theory of matter became one of the foundations of modern chemistry। मतलब इतनी बढ़िया थ्योरी उन्होंने दी कि उस टाइम के हिसाब से it became one of the foundations of modern chemistry। ठीक है, अब उनकी थ्योरी का one of the postulate जो था वो था कि atom is indivisible। एटम को और नहीं तोड़ा जा सकता भैया, एटम इज इनडिविजिबल। क्या? एटम इज इनडिविजिबल, ये उनका वन ऑफ द इनडिविजिबल, ये उनका वन ऑफ द पोस्टुलेट था। बट यार विद टाइम देखो, टाइम और साइंस किसी के लिए नहीं रुकता। ये नहीं कि उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी तो ठीक है भैया हो गया, सब डिस्कवरियां करनी बंद कर दो, थ्योरी आ गई, नहीं। टाइम और साइंस किसी के लिए नहीं रुकता। विद टाइम बच्चा क्या होते रहे, रिसर्चेस होते रहे, एक्सपेरिमेंट होते रहे, और ना कुछ फिनोमिना ऐसे होने लगे जो साइंटिस्ट के लिए ना बड़े हैरान कर देने वाले थे। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बालों से ऐसे कोम को रब करूं, हमने ये बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट करा है, अगर मैं अपने बालों में ऐसे कोम ऐसे करूं और उसके बाद मैं ऐसे पेपर के टुकड़ों के पास कोम लेकर आऊं, तो क्या होगा, ये जो पेपर के पीसेस हैं ये इस कोम से जाके चिपक जाएंगे, है कि नहीं। ये छोटे छोटे पेपर के पीसेस जो है कोम से जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे ये पेपर के पीसेस जो हैं ये कोम से अट्रैक्ट हो गए। पहले अगर मैं कोम को कुछ भी नहीं करा, मैं कोम को पेपर के पीसेस के पास लेकर आए, कुछ नहीं हुआ, बट रब करने पे क्या हो गया, जब मैंने कोम को बालों में रब करा तो कोम पे क्या आ गए, चार्जेस आ गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आया कि भैया आखिरकार ये चार्जेस आए कहां से, आखिरकार कोम पे चार्जेस आए कहां से। अब देखो भाई, कोम क्या है, कोम मैटर है भैया, मैटर अराउंड अस। कोम एक मैटर है, और मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, एटम्स वगैरह से बना होता है। अब अगर कोम पे चार्जेस है तो मतलब एटम्स के अंदर कोई चीज होगी ना जिसकी वजह से चार्जेस आ रहे हैं, मतलब एटम्स के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, मतलब एटम्स डिविजिबल हैं। तो जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया था ना कि एटम इज इनडिविजिबल, ये गलत साबित हो गया। तो क्या पता लगा उसके बाद कि एटम इज डिविजिबल, एटम को और तोड़ा जा सकता है, एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब देखो एटम के अंदर देखो, हम जानते तो हैं, राइट, हम जानते हैं, इतना तो हमारे को पता है कि एटम के अंदर बच्चा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतना तो हमारे को पता है। अब आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनकी डिस्कवरीज को देखते हैं और इनके बारे में जरा थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले भैया स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। The existence of electrons in an atom was shown by J.J. Thomson in 1897। तो J.J. Thomson ने क्या बताया था, J.J. Thomson ने करी थी existence of electrons, उन्होंने शो करा था। उसको शो करने के लिए उन्होंने भैया एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट ना आपने डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बट यार मैं जरा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, कि क्या था, क्या हो रहा था भैया, आखिरकार कुछ तो पता होना चाहिए हमारे को। तो देखो, ये उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा।
अब इसमें उन्होंने क्या करा, ये जो आपको ये ट्यूब सी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। और उस टाइम में नहीं बड़ी फेमस थी, काफी एक्सपेरिमेंट होता था, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब एक्सपेरिमेंट कर दो, एक्सपेरिमेंट कर दो। अब उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो ऐसी मेटल की प्लेट्स लगाई, एक को कनेक्ट करा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो बन गया हमारा कैथोड, दूसरा कनेक्टेड था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड दैट वाज एनोड। ठीक है, ये बैटरी थी जो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक गैस ली जिसका प्रेशर हमने क्या कर दिया, वेरी लो कर दिया। तो हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, हमारे पास कंडीशंस हैं हाई वोल्टेज एंड, पहली कंडीशन हाई वोल्टेज, दूसरी कंडीशन वेरी लो प्रेशर। तो ये दो कंडीशंस पे अपन क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब जब करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो क्या देखने को मिला, उन्होंने देखा कि भैया कैथोड से ना एक रे निकल रही है, कैथोड से कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है निकल रहे हैं। बट एक बात बताऊं, ये जो रेडिएशन थी, ये जो रेस थी, ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थे, ये इनविजिबल हैं, देख नहीं सकते। तो आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, उन्होंने देखा कि कैथोड से पार्टिकल निकल रहे हैं, आप कह रहे हो उनको देखा नहीं जा सकता, मैम कैसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को कैसे ऑब्जर्व करा, उन्होंने बच्चा यहां पे कोटिंग कर दी, एक उन्होंने यहां पे कोटिंग कर दी, किसकी, उन्होंने कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। अब जिंक सल्फाइड क्या है, जिंक सल्फाइड पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है ना, जिंक सल्फाइड पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है, उसे टकराता है, तो वो ग्लो करती है। वो क्या करती है, ग्लो करती है, चमकती है। भैया जब हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करता है ना एकदम से, तो होता है ना हाँ चमका, वैसे ही जब इस पे कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करती है। ठीक है, तो जब करंट पास हुआ बच्चा, तो ये देखने को मिला तो ये देखने को मिला कि यहां से एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहा है और यहां पे हमारे को ग्लो देखने को मिला। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है कैथोड से ही निकल रही है ना, ये तो समझ आ गया। तो क्योंकि ये रेडिएशन, क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कैथोड से निकल रही थी, तो इसलिए उनको नाम दिया कैथोड रेज। और इन कैथोड रेज में जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, वो नेगेटिवली चार्ज्ड थे। वो कैसे थे, दे वर नेगेटिवली चार्ज्ड। और उनका क्या नाम पड़ा, उनका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन्स पड़ गया। तो आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, यहां से एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकला, यहां पे हमारे को चमकता हुआ देखने को मिला। भैया ये चमक रहा है मतलब इस पे कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, तो कैथोड रेज नाम रख दिया। अब देखो सारी यही कहानी यहां लिखी है। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। यही दो कंडीशंस बताई मैंने, टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। Streams of minute particles were given out by the cathode. Cathode से निकला, these streams of particles are called cathode rays because they come out of the cathode. सारी बातें मैंने यही बताई। Cathode rays consist of small negatively charged particles called electrons. यही बोला ना मैम ने, बहुत बढ़िया। It was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स की कहानी समझ आ गई, मजा आ गया पढ़ के। तो चलो भाई आगे थोड़ी इलेक्ट्रॉन से गुफ्तगू और कर ली जाए। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास बेटा ये वैल्यूज जो है आपको अच्छे से लर्न करनी है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻³ kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1। क्लियर हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड है विद द नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1। ऑल राइट, अब आ जाओ, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, देखो एटम के अंदर ना एक नेगेटिवली चार्ज चीज जो है वो डिस्कवर हो गई कि भैया एटम के अंदर ना कोई चीज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। बट अभी तक हम ये जानते थे कि यार एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल उस पे चार्ज 0 होता है। बट एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज चीज तो है, मतलब उस नेगेटिव चार्ज वाली चीज को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, तभी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं और ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या थे, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे बच्चा प्रोटॉन्स। क्या थे, प्रोटॉन्स थे। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। तो उन्होंने
करा था। अब देखो उन्होंने भी बच्चे एक सिमिलर सा ही एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस थे, उसकी हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, हायर स्टैंडर्ड में तो आपको उसको पढ़ना ही है। बस आप इतना समझ लो कि व्हेन गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर, मतलब सिमिलर सा ही एक्सपेरिमेंट था विद माइनर चेंजेस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब उन्होंने क्या देखा कि भैया जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थे वो अब एनोड से निकल रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। क्योंकि ये एनोड से निकल रहे थे उनको एनोड रेज कहा गया या फिर कनाल रेज भी कहा गया। एंड एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो कि हमारे क्या हैं, जो कि हैं हमारे प्रोटॉन्स। तो आपको ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। चलो फिर अब प्रोटॉन से भी भैया वही सेम गुफ्तगू कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। देन चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की से गुफ्तगू हो गई। तो चलो भैया आगे चलते हैं और न्यूट्रॉन को भी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था, 1932 में डिस्कवर करा था। अ न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन एन एटम। नाम से ही पता लग रहा है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे चार्ज नहीं होता है। तो देखो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सब क्लियर हो गया, समझ आ गया तो मुझे कमेंट से बता देना। ठीक है, चलो अब देखो, जो मैंने जिस अपने सेंटेंस से अपनी क्लास को स्टार्ट करा था वही लिखा है यहाँ पे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज इंडिविजिबल। उन्होंने क्या बोला? एटम इंडिविजिबल है। बस भैया मैंने बता दिया तो बता दिया। इट कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, but the discovery of subatomic particles inside the atom disproved this postulate of Dalton's atomic theory। अब भैया यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, ठीक है, तो अब साइंटिस्ट जो है लग गए यार कि ठीक है समझ तो आ गया कि एटम के अंदर ये चीजें हैं। अब ये चीजें अरेंज्ड कैसे हैं? हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज्ड इनसाइड द एटम। और इससे पहले कि कोई बच्चा कहे कि मैम आपने न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं करी, बच्चा न्यूट्रॉन जो है वो रिलेटिवली बाद में डिस्कवर हुआ था थोड़ा, तो जो हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में ही बात करेंगे। तो मतलब आप समझ गए हो ना। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स, के भैया कैसे एटम के अंदर ये हमारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज्ड है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। Thomson's model of atom, और यहाँ पे देखो यही लिखा है, when J.J. Thomson proposed his model of atom, then only electrons and protons were known to be present in the atom। यही लिखा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही जानकारी थी हमें। अब देखो कि थॉमसन ने क्या बोला। थॉमसन अंकल ने बोला, वो कहते कि भैया देखो, एक तो ना वैसे साइंस वालों को ना ये वाटरमेलन बड़ा पसंद है, पिछली क्लास में भी वाटरमेलन एएमयू को सारा वाटरमेलन से समझा था। तो उन्होंने बोला कि भैया जैसे एक वाटरमेलन है, उसमें ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट जो है ये पूरे जो वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसे नहीं कि आपने वाटरमेलन को काटा तो इस तरफ सारा लाल वाला पार्ट होगा, इस तरफ सारे सीड्स होंगे, नहीं, ये जो रेड पार्ट होता है, ये जो रेड पार्ट है ये पूरे वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ही एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एटम ऐसा है, उसके अंदर जैसे तरबूज के अंदर पूरा लाल लाल पार्ट होता है ना, वैसे ही एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो वैसे ही है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो रेड पार्ट है ना तरबूज का, वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उन्होंने कहा ठीक है पॉजिटिव चार्ज का तो मैंने बता दिया, देखो अब मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसे तरबूज के अंदर ये जो तरबूज के रेड वाले पार्ट में ये जो सीड्स धसे होते हैं ना, ये देखो सीड्स धसे हुए हैं, अरे दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये सीड्स धसे हुए हैं। जैसे ये सीड्स एम्बेडेड है ना इस रेड वाले पार्ट में, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, वो धसे हुए हैं। तो उन्होंने सिंपली क्या करा, वाटरमेलन से रिलेट करा, रेड वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक मॉडल था और ये हमारा वाटरमेलन है। देखो पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें एम्बेडेड हैं। ठीक है,
अब उन्होंने कहा भैया फॉरेन कंट्री के लोग जरा पुडिंग शुडिंग ज्यादा खाते हैं, तो उन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग से भी रिलेट कर दिया। जैसे भैया पुडिंग में सब कुछ फैला होता है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे पुडिंग में ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो जो धसे हुए हैं पुडिंग में, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसा ही बना हुआ देख लो। उसके बाद भैया हमें पुडिंग से ना समझ आता, हम तो अपना लोकल से समझेंगे, अपने हलवे से समझेंगे। जैसे भैया ये जो सूजी या आटे का जिसका भी हलवा बनाना है भैया, जिसका भी बनाना है, जैसे ये वाला पार्ट है ना, वैसे ही हमारा पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, और जैसे ये हमारे ड्राई फ्रूट्स है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है धसे हुए हैं। देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, चलो अब एक बार थॉमसन के मॉडल को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यही मैंने आपको बताया, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे हुए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा कि भैया जो भी एटम के अंदर जो भी गाथा चल रही है हमें लेना देना नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज +25 है, एग्जांपल दे रही हूं मैं। अगर एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज +25 है तो नेगेटिव चार्ज उसमें -25 होगा, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और एटम क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो देखो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे कैंसिल ईच अदर, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये उन्होंने अपना मॉडल दे दिया, बड़े खुश भैया, देखो मैंने बता दिया तुम्हारे को। बट अब क्या हुआ, although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model। जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम और साइंस किसी के लिए नहीं रुकता भैया, उन्होंने अपना मॉडल दे दिया, बट उसके बाद जो जो एक्सपेरिमेंट्स हो रही थी, जो जो रिसर्चेस हो रही थी, वो उनके मॉडल पे फिट नहीं बैठ रही थी। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम पे, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त मॉडल था, इसको ध्यान से देखेंगे। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम क्या बोल देते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दो टर्म्स देखने को मिल रही हैं, कौन सी, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन दो टर्म से हमें इतना तो समझ आ रहा है कि हमारे को 2 पॉइंट्स समझने पड़ेंगे कि भैया कि गोल्ड फॉइल का क्या चक्कर है और ये अल्फा पार्टिकल्स का क्या चक्कर है। तो आइए देखते हैं, उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। उनको बच्चा बहुत ही थिन फॉइल चाहिए थी, और गोल्ड से बढ़िया और क्या ही हो सकता है थिन फॉइल बनाने के लिए। He wanted a very thin foil, hence he selected a gold foil. This gold foil was about 1000 atoms thick. उन्होंने बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल को लिया, उन्हें बहुत ही पतली फॉइल चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने गोल्ड लिया, तो बन गई अपन गोल्ड फॉइल। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये तो हमारे को समझ आ गया। अब देखो, अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। अब हमारे को आयंस पता है क्या होते हैं, आयंस माने चार्ज स्पीशीज, राइट। हीलियम पे चार्ज है, कितना चार्ज है, डबली चार्ज, यानी कि +2 चार्ज है। तो हीलियम +2 ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स। क्या होते हैं बच्चा, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। Since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy, और ये बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए कि गोल्ड फॉइल का भैया क्या सीन है और अल्फा पार्टिकल्स का क्या सीन है। तो आइए समझते हैं उनके अपैरेटस को, आइए समझते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा क्या आखिरकार जिसने इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पहले अपैरेटस को समझ लेते हैं। ये जो बॉक्स था बच्चा, ये लेड बॉक्स था जिसके अंदर एनक्लोज क्या था, हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स हमारे हैं, और यहां पे उन्होंने क्या कर दी, यहां पे आपको उस तरफ शायद थोड़ा सा इमेजिन करना पड़े, उन्होंने इस तरफ एक स्लिट सी बना दी। ठीक है, ताकि भैया अल्फा पार्टिकल्स जैसे फैले ना, एकदम बंदूक की डिश 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 ऐसे करके निकले।
ये देखो ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये रही उनकी अपनी क्या प्यारी सी गोल्ड फॉइल। और ये क्या है, ये क्या है, जी हाँ सही पकड़े हैं, ये है हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ताकि जब इस पे चार्ज पार्टिकल पड़े तो हमारे को पता लगे भैया कि हाँ यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा। ये देख रहे हो ये क्या है, ये हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। इतना क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे पड़ रहे हैं, और पीछे हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है देखने के लिए कि कहां कहां ग्लो हमें देखने को मिल रहा है। तो भैया जो उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला ना, वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा। The alpha particle scattering experiment gave totally unexpected results। बिल्कुल ही भैया वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। क्या हुआ देखो, most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil। बच्चा let us suppose ये देखो ये मेरी गोल्ड फॉइल है, मैं इस गोल्ड फॉइल को ऐसे एटम्स की फॉर्म में भी बना सकती हूँ ना। चल इसको ऐसे समझो, ये ऐसे है, ठीक है गोल्ड फॉइल। अगर मेरे को इसको समझना है तो मैं ऐसे इसको अपनी गोल्ड फॉइल मान सकती हूँ ना, एटम्स ही तो हैं गोल्ड के एटम्स, ठीक है। तो देखो ये मेरे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये मेरी गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड के एटम्स ही समझ लो। तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या देखी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस गोल्ड फॉइल से देखो सीधे जो है पास कर गए भैया, सीधे पास कर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास कर गए, ठीक है ओके। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट अस सपोज ये देखो यहां से मेरी अल्फा पार्टिकल की रेज आ रही है, ये गोल्ड फॉइल पे पड़ रही है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ रहा होगा ना, ये क्या है हमारी गोल्ड फॉइल है। देखो कितने सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, कितने सारे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल भैया चीर के सीधे आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैं आपके लिए इतनी इमेजेस इसलिए लाई हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, आप इमेजिन कर सकें। नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ऐसे सीधे गए और एक छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब अपना बढ़िया से चल के जा रहे थे, हा हा हेलो हाय, बट हल्के से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड, और अच्छा इसको भी समझ लो, ठीक है, ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिले। देखो सीधा सीधा जा रहे थे बट कुछ हुआ, टॉइंग एकदम डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन, Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। भैया 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा देखने को मिला, 1 out of 12,000 पार्टिकल्स सीधा जा रहा था, कुछ तो हुआ भैया यूटर्न मार के वापस आ गया। क्या हुआ, सीधा जा रहा था, कुछ तो हुआ कि यूटर्न मार के वापसी आ गया। ऐसे होता है ना, कुछ लोगों को तो डॉग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तो अगर सामने गली में डॉग है तो वो बिल्कुल डॉग्स के बीच में से ही निकल जाते हैं। कुछ लोगों को डॉग से हल्का सा डर लगता है, तो सीधा जा रहे होते हैं, डॉग दिखा तो जरा सा अपना रास्ता बदल लेते हैं, है ना। कुछ लोगों को तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो सीधा जा रहे होते हैं, यहाँ तो डॉग है, बिल्कुल यूटर्न मार लेते कि हम तो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, समझ रहे हो। तो यही 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, क्या हो गया, घूम गया, यूटर्न मार लिया। इसको समझो, स्ट्रेट निकल गए, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गया, और ये वाला देखो ये गया ऐसे और टॉइंग यूटर्न मार के वापस आ गया। तो ये क्या थी, ये थी ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करी अपने एक्सपेरिमेंट में। तो बता, अगर उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व करी तो अब उससे वो कुछ नतीजा भी तो निकालेंगे ना, कुछ कंक्लूजन भी तो निकालेंगे ना। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड करा अपने उस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। देखो, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। बच्चा उसने क्या बोला, देखो यहां पे देखो, इसी से समझते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है बच्चा, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या नतीजा निकाला कि एटम के अंदर जो स्पेस है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। भैया तुम कुछ फेंक के मार रहे हो और वो चीज सीधा आर पार निकल गई, तो मतलब अंदर खाली है ना। देखो ये हमारा लेटर सपोज गोल्ड का एटम है, तुम यहां से अल्फा, गोल्ड का एटम है, तुम अल्फा पार्टिकल फेंक के मार रहे हो, अगर बिल्कुल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं तो इसका मतलब एटम, मोस्ट ऑफ द एटम अंदर से क्या है, खाली है। क्या है, खाली है। इतना तो समझ आ गया, सिंपल सा था। ये हो गया उनका पहला कंक्लूजन।
very few alpha particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. इसका क्या मतलब है? देखो, अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब बेटा अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते में सीधे जा रहे हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, है ना, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, वो बेटा सीधा जा रहा है, बट सीधा जाते जाते कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या टकरा गया? पॉजिटिव चार्ज टकरा गया। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कुछ तो यहाँ पे होगा ना, पॉजिटिवली चार्ज ही होगा कि वो दूर भाग गया। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट हो जाता, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तभी तो जा रहा था, और एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफ्लेक्ट हो गया। तो क्योंकि थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम के अंदर, वो छोटू सा ही है, वो एकदम छोटू सा नोना सा बाबू बच्चा इतना सा ही है। ठीक है, तो यहां पे यही लिखा है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने की हिम्मत कौन रखेगा? पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा, क्योंकि थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा ही है, थोड़ी सी ही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है एटम के अंदर। देखो थर्ड पॉइंट, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माना एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटू सा ही है, वो इतू सा ही है, बट बेटा उसको कम समझने की गलती मत करना। वो क्या है? वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये मेरा एटम है, इसके अंदर मतलब आप ये समझ लो कि एटम के अंदर एक छोटी सी बॉल है, बट इसको छोटा है बट कमजोर नहीं है। ठीक है, तो इस छोटी सी बॉल में एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि देखो बेटा, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन है, हाँ, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना भारी है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ना के बराबर ही होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज इसी में कॉन्सेंट्रेटेड है। तभी जब अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट इससे हेड ऑन कोलाइड करा तो वो बिल्कुल यू टर्न मार के वापस आ गया। यही लिखा है यहाँ पे, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास of the atom were concentrated in a very small volume within the atom। और इस छोटी सी concentrated ball को, इस hard dense concentrated ball को क्या बोला जाता है बच्चा? इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। समझ आया कि कैसे डिस्कवर हुआ? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, इतना हमारे को समझ आ गया कंक्लूजन देख के। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, ये भी हमारे को कंक्लूजन देख के समझ आ गया। Nucleus of an atom is very small as compared to the size of an atom. The radius of nucleus is about 10 to power 5 times less than the radius of atom। भैया एटम इतना छोटा है, और उसके बाद एटम इतना छोटा और न्यूक्लियस उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप ये देख सकते हो कि एटम ऑलमोस्ट पूरा खाली है और उसके अंदर कितना छोटा सा न्यूक्लियस है हमारा। तो क्या आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझ आया? क्लियर हुआ कि उनके एक्सपेरिमेंट से कैसे उन्होंने चीजें कंक्लूड करी? ठीक है, समझ आया? तो अब उनसे सवाल करा गया कि भाई साहब एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बढ़िया एकदम शाबाशी कि आपने बढ़िया से बता दिया कि प्रोटॉन्स का क्या सीन है, न्यूक्लियस क्या है वगैरह वगैरह, बट इलेक्ट्रॉन्स का क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है यार, चलो उनको सोलर सिस्टम की याद आई। उन्होंने कहा कि जैसे सोलर सिस्टम में सन जो है सेंटर में है और उसके आसपास प्लैनेट्स जो है ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में। ये बात उन्होंने बोल दी। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट भी बता दिया, उन्होंने प्रोटॉन्स का भी अरेंजमेंट बता दिया। ठीक है, पर इसका काइंड ऑफ इतना बढ़िया सा कुछ प्रूफ वगैरह दे नहीं पाए और ड्रॉबैक भी आ गई यार। अच्छा, ड्रॉबैक अभी नहीं आई, पहले इनका मॉडल देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। यही मैंने आपको समझाया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, ये भी मैंने आपको बताया। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
तो ये समझ आ गया। तो अब आइए देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी। भैया न्यूक्लियस तो वाह वाह होने लगी यार, क्या बात है क्या बात है, बट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी देख लो। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। देखो बच्चा, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, उस पे चार्ज है और वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी लूज करता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, इट विल लूज एनर्जी। वो एनर्जी लूज कर रहा है, लेट अस सपोज बच्चा ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर ऐसे घूम रहा है, अब ये एनर्जी लूज कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी लूज हो रही है भैया, उसमें हिम्मत ही नहीं है और वो क्या होगा, वो धड़म करके आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन, बाप रे, एटम तो खत्म हो गया, एटम तो अनस्टेबल हो गया मॉडल के हिसाब से, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से। बट हम तो जानते हैं कि एटम इज स्टेबल, पूरी दुनिया खड़ी हुई है हमारे सामने। तो ये क्या था, इनका ड्रॉबैक था। देखो, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, लूज करते हैं। Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. वो अपना आराम से अपनी जगह पे घूम रहा है, धीरे धीरे करके भाई उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, उसमें हिम्मत ही नहीं है, और छोटा हो गया, और छोटा सर्कल हो गया, ऐसे ऐसे करके फाइनली आके वो न्यूक्लियस में ही धड़म करके गिर जाएगा। अगर ऐसा होता, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। बट हम तो जानते हैं भैया, पूरी दुनिया खड़ी है हमारे सामने कि एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो ये क्या था, ये था रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। तो आपको पूरा रदरफोर्ड का मॉडल अच्छे से समझ आ गया, बता दो यार। चल, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने तीसरे मॉडल पे, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने कहा यार रदरफोर्ड ने बहुत बढ़िया काम करा है, उन्होंने एकदम जबरदस्त काम करा है, न्यूक्लियस तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बता दिया। मैं क्या करूंगा, उनका जो ड्रॉबैक था, जो वो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा डावाडोल था ना उनके केस में, मैं उसको अच्छे से बताता हूं, ठीक है। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of atom, Niels Bohr put forward model of atom in 1913. उन्होंने कहा यार रदरफोर्ड भाई साहब ने बहुत अच्छा काम करा है, न्यूक्लियस तो उन्होंने बिल्कुल सेट ही कर दिया। प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में। तो अब मैं बताता हूं कि आखिरकार एटम कैसे स्टेबल है, आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स का एटम के अंदर कैसा सीन रहता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। मैम क्या बात कर दी मैम, डिस्क्रीट ऑर्बिट, तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है। नो फियर मैम, सानिया मैम इज हियर, मैं बताती हूँ। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब होता है बच्चा कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स, है ना, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उन्होंने क्या बोला, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, एंड जब तक इलेक्ट्रॉन उन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहा है तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन उन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में अपना आराम से घूम रहा है तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है, आराम से घूमता रहेगा। और अगर एनर्जी लूज नहीं कर रहा तो न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरेगा, न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा तो मतलब एटम क्या है, स्टेबल है। तो उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिनको हम एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब समझते हैं। देखो ये क्या था, ये था रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी जो है लूज करता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। बट बोहर के मॉडल के हिसाब से जब तक इलेक्ट्रॉन अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा और न्यूक्लियस में नहीं जाके गिरेगा, एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, स्पेशल ऑर्बिट्स बोला ना मैंने,
only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. अगर मुझे एटम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जाएगा, ऐसे नहीं कहीं और मटर गश्ती करने निकल गया, नहीं. Only certain special orbits known as discrete orbits are allowed inside the atom. While revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. जब तक इलेक्ट्रॉन उन discrete orbits में, उन special orbits में घूम रहा है, तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. मतलब एटम क्या है? स्टेबल है भैया. ठीक है, अब देखो, the electrons revolve rapidly around the nucleus इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स. यही मैंने आपको बताया, ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं उनको एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी कहते हैं. द एनर्जी लेवल्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. अब देखो बच्चा, कब तक इनको एनर्जी लेवल शेल, इनका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना. अब जब हम आगे अभी बढ़ेंगे और आगे चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो भैया हमारे को कुछ तो पता होना चाहिए ना कि इन शेल्स को क्या, एनर्जी शेल क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस नाम से, मोनू चिंटू पिंटू नाम रख दे क्या इनका? नहीं. तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? देखो, इनको रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा K, L, M, N एंड सो ऑन. देखो, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद का ये मेरा पहला ऑर्बिट है, इसका नाम होता है K. देखो यहां पे देखो, ये न्यूक्लियस है, ये है पहला ऑर्बिट, इसका नाम क्या होता है? K शेल. दूसरे वाले का L, फिर M, फिर N एंड सो ऑन. दूसरा तरीका इनको रिप्रेजेंट करने का क्या है? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है स्मॉल n. n इज इक्वल टू 1 माने K शेल, n इज इक्वल टू 1 माने K शेल, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4. मतलब आप इन शेल्स को या तो K, L, M, N भी बोल सकते हो, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे भी बोल सकते हो. इफ आई एम सेइंग K शेल तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है कि n इज इक्वल टू 1. अगर मैं बोल रही हूं L शेल तो n इज इक्वल टू 2. इसका उल्टा भी हो सकता है. अगर आई एम सेइंग कि n इज इक्वल टू 1 तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैम बात कर रही है K शेल की. अगर मैं बोल रही हूं n इज इक्वल टू 2 तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैम इज टॉकिंग अबाउट L शेल. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स. ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, या तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या फिर K, L, M, N, O, P एंड सो ऑन. ये आपके सामने फिगर है. ठीक, चलो. Each energy level is associated with a fixed amount of energy. यही मैंने आपको बोला, ये जो discrete orbits हैं, ये जो energy levels हैं, they are associated with a fixed amount of energy. उनकी fixed amount of energy होती है. The shell nearest to the nucleus has minimum energy and the shell farthest from the nucleus has maximum energy. जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है उसकी एनर्जी कम होती है. जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हो वैसे वैसे इन शेल्स की एनर्जी बढ़ती रहती है. यही लिखा है यहाँ पे, the shell nearest to the nucleus has minimum energy, shell farthest from the nucleus हैज मैक्सिमम एनर्जी. जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे इनकी एनर्जी क्या है? बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो समझ आया आपको? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप लोगों को बोहर्स मॉडल समझ आया? इसी के साथ हमारे तीनों एटॉमिक मॉडल्स खत्म हो गए. जल्दी से बच्चा, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि तीनों मॉडल समझ आए कि नहीं. बहुत बढ़िया. चलो अब हम चलते हैं बच्चा एक छोटे से टॉपिक पे जो हमारे लिए डिस्कस करना जरूरी है बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्बिट्स. ठीक है, तो ये टॉपिक भैया बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है. एटॉमिक नंबर क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, एटम का नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? एटॉमिक नंबर माने एटम का नंबर. अब एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हम जान चुके हैं. तो अब हम एटॉमिक नंबर असाइन करने के लिए इन तीनों में से किसका प्रयोग करें? अब देखो भैया, इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो तो एटम के अंदर उसका आना जाना लगा रहता है. कभी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसको तो हटाओ, उस पर भैया भरोसा नहीं कर सकते. न्यूट्रॉन का भी नंबर बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक प्रोटॉन ही है हमारा बाबू बच्चा, एकदम बढ़िया सा बच्चा, अच्छा बच्चा, जिसका नंबर क्या रहता है? फिक्स रहता है. इसलिए आई कैन से दैट atomic number of an element, किसी भी एलिमेंट का atomic number क्या होता है? It is equal to the number of protons in an atom of element.
इन एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, उस एलिमेंट का अगर मैं एक एटम उठाऊं उसमें जितने प्रोटॉन्स है वही क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया कार्बन, कार्बन में कितने प्रोटॉन्स है, कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर मैंने ले लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट मैंने ले लिया ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। ये बात समझ आई? तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर बच्चा मैं बात करूं न्यूट्रल एटम की, किसकी बात करूं, न्यूट्रल एटम की। देखो इतना तो अभी तक हमारे को समझ आ गया है कि न्यूट्रल एटम वो होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब अगर मैं न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर की बात करूं, इन न्यूट्रल एटम अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो हमेशा ही रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल तो हमेशा होगा ही, बट अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूं तो एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो देखो यहां पे आप लोगों के लिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को बच्चा Z से रिप्रेजेंट करा जाता है। और मैंने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पिछले लेक्चर में लर्न कराए थे। हाय हेलो लिसन बोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा, ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, लर्न कराए थे फर्स्ट 20। यही क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं हमारे। तो क्या आपको एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया? समझ आया कि इन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो भाई अब चलते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। हमने बच्चा इतना समझ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्या ऑर्बिट खाली होता है, नहीं होता है, बाहर से भरना है, अंदर से बाहर की तरफ भरना है, ये सारे सवालों के जवाब अब हमें मिलेंगे। The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury। तो इन्होंने बताया कि भैया कैसे चलना है, कैसे काम करना है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों के सामने सबसे पहले तो ये था कि देखो ये मेरा एटम है, ये मेरा न्यूक्लियस है, लेट अस सपोज ये मेरा के शेल है, ये एल शेल है, मतलब इसको ऐसे मत बनाओ कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम एन एंड सो ऑन। ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, अब सबसे पहला जो चैलेंज था ना वो ये था कि भैया अगर मुझे इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, इतना तो हमारे को पता है कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मुझे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को डालना है तो क्या मुझे बाहर से अंदर फिल करना चाहिए कि पहले मैंने ये भरा, फिर मैंने एम भरा, फिर ये, या फिर मुझे अंदर से बाहर भरना चाहिए कि पहले मैंने के भरा, फिर मैं एल पे आई, फिर मैं एम पे आई, फिर मैं एन पे आई एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। अब देखो बच्चा, कोई भी इंसान जो है ना वो अपने जीवन में क्या चाहता है, वो अपने जीवन में चाहता है स्टेबिलिटी। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अब लेट अस सपोज किसी दिन ना आप में बहुत एनर्जी है, भाई एकदम एनर्जी का अनएंडिंग एनर्जी आप में, आपने होमवर्क भी कर लिया, आपने ट्यूशन भी ले लिया, आप खेलने भी चले गए, आप घूमने भी चले गए, आप मार्केट भी चले गए, आपने घर के भी सारे काम कर लिए, सब कुछ कर लिया, आप में एनर्जी है, आप टिक के नहीं बैठे, आप एक जगह स्टेबल नहीं थे। ठीक है, आप में बहुत एनर्जी थी तो आप स्टेबल नहीं थे, आप कभी इधर कभी उधर, आप टिके नहीं, आप स्टेबल नहीं थे। बट किसी दिन आप में यार बहुत कम एनर्जी, बहुत थक गए यार, आज स्कूल में तबीयत खराब है, तो जब आप में कम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, तो आप बेड पे लेटे रहते हो कि यार मुझे सोने दो, आप एक जगह स्टेबल हो। मतलब जब आप में एनर्जी कम है तो आप स्टेबल हो। वैसे ही बच्चा एटम्स तब स्टेबल होते हैं जब उनके पास क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है। क्या कहा मैंने? एटम्स की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होती है? जब उनके पास मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, अब देखो
आप लोगों को ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मुझे ना इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, मुझे इन ऑर्बिट्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। अभी हमने फिलिंग सीखी नहीं है, अभी बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ समझने के लिए। लेट अस सपोज इस ऑर्बिट की एनर्जी है 5, ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, कहीं मेरे पास आओ मैम ये तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसकी लेट अस सपोज वैल्यू एनर्जी है 10 यूनिट्स, इसकी है 15 यूनिट्स, इसकी है 20 यूनिट्स। मुझे डालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने क्या करा, पहले केस में मैं गई बाहर से अंदर, मैं आउट से इन गई, मतलब मैंने बाहर से फिलिंग करनी शुरू करी और मैं अंदर की तरफ आई। तो मैंने ऐसा करा, चल यार मजा आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ना यहां डाल देती हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। टोटल एनर्जी कितनी हो गई जब मैं बाहर से अंदर की तरफ गई, 20 प्लस 20 प्लस 15 विच कम्स आउट टू बी 55, इतनी एनर्जी हो गई। अब दूसरे केस में मैंने करा, यार अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि इन से आउट। ठीक है, जब मैं इन से आउट गई तो मैंने क्या करा, चल यार 2 इलेक्ट्रॉन्स ना मैं यहां पे डाल देती हूं और 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे डाल देती हूं। तो इस केस में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 5 प्लस 5 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, दैट इज 10। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 20 यूनिट्स हो गई। अब आपके सामने खुद ही है, एनर्जी कम कहां पे है, जब हम अंदर से बाहर की तरफ फिलिंग कर रहे थे, और ज्यादा एनर्जी कब है, जब हम बाहर से अंदर की तरफ फिलिंग कर रहे थे। तो इसीलिए फिलिंग कैसे करी जाती है, फिलिंग हमेशा करी जाती है के शेल से ऑनवर्ड्स, मतलब के शेल से लेकर, पहले के शेल को भरा जाता है, मतलब फिलिंग करी जाती है अंदर से बाहर की तरफ। तो यहां यही लिखा है, इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट अ सिस्टम इज मोर स्टेबल व्हेन इट हैज मिनिमम एनर्जी। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लो एनर्जी लेवल्स फर्स्ट, दिस विल मेक द एटम मोर स्टेबल। यही सारी कहानी बताई मैंने। नाउ के शेल इज एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फिल द के शेल, देन एल, देन एम एंड सो ऑन। इतनी कहानी समझ आई, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आते हैं रूल्स पे कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है। बट रूल्स पे आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस एटम के अंदर आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो हमें किससे पता लगेगा, बताओ बताओ कमेंट्स में, मैं सब सुन लेती हूँ मन की आवाज से। तो देखो किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे को पता लगेगा उनके एटॉमिक नंबर से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम्स। और मैंने अभी आपको समझाया कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये मुझे उसी के एटॉमिक नंबर से पता लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कराया पहले। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम सब कर चुके हैं, अब हम फाइनली रूल्स देखेंगे कि कैसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. We know that the following rules are followed for filling up the electrons in various shells. पहला रूल कहता है the maximum number of electrons present in a shell is given by 2n square। बच्चा ये आपकी मर्जी ना है कि इसमें डाले 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें डाले 50 इलेक्ट्रॉन, इसको खाली छोड़ दिया उसमें डाले 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं। किस शेल में, के में, एल में, एम में, एन में एंड सो ऑन, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। एंड जी हाँ, n से आप समझ चुके हैं कि n क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर, दैट इज 1 2 3। सो इफ आई टॉक अबाउट के शेल क्या होता है, k के लिए n इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में डालूं 2n स्क्वायर विच इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 2, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल शेल की, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला में डाला 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 विच इज 8। एम शेल की बात करूं तो n इज इक्वल टू 3, 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला में डाला 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 18 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन शेल की बात करी, इसमें n इज इक्वल टू 4, 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला में डाला 2 इंटू 4 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 32। तो n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट दिस रूल सेज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। देखो k में 2, l में 8, m में 18, n में 32, k में 2, l में 8, m में 18, n में 32। ठीक है, समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया।
अब चलते हैं सेकेंड रूल पे। अभी हम इन सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। ऑब्वियसली सेकेंड रूल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसका क्या मतलब है? लेट अस सपोज बच्चा मेरे पास है 12 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे क्या करना है, मुझे शेल्स में 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब हम जानते हैं सॉरी, के शेल, एल शेल, एम, एन। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8, 18, 32। ये आपको अपनी हैबिट बना लेनी है। जब भी आप के एल एम एन लिखो, आपको ऊपर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं ये लिखना ही है। ये हैबिट बना लो, आपको हेल्प करेगी। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा करती हूँ, यहाँ 2 आ सकते हैं या 2 डाल देती हूँ, यहाँ 8 आ सकते हैं, यहाँ 8 डाल देती हूँ। 2 + 8 10 हो गया, 2 बचे, तो चल ऐसा करती हूँ यहाँ पे 2 डाल देती हूँ। बट मेरी दोस्त ने कहा ना भाई ये मुझे चमक नहीं रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें। ऐसा करते हैं, इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं? के में कुछ भी नहीं डालते, छोड़ के को खाली छोड़ दे। 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देती हूँ एल शेल में और एम में डाल देती हूँ 4। 8 + 4 ये भी तो 12 ही होता है। 2 + 8 + 2 भी 12, 8 + 4 भी 12। तो मेरी दोस्त कहती है यार ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। आप अंदर के शेल को खाली छोड़ के अगले शेल पे जंप नहीं मार सकते। वो यही कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। जब तक अंदर का शेल नहीं भरा हुआ तब तक आप अगले शेल पे जंप नहीं मार सकते। ये नहीं कि के को खाली छोड़ के सीधा एल से फिलिंग शुरू कर दी। दिस मीन्स दैट the electron shells in an atom are filled in a stepwise manner. First of all, electrons will fill the K shell, then L, M, N and so on. सेकेंड रूल भी क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने तीसरे रूल पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको समझते हैं। देखो, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. If, however, the outermost shell of an atom is the first shell or the K shell, then it cannot accommodate more than 2 electrons. मैम इतनी सारी कथा बोल दी आपने, हमें कख नहीं समझ आया। देखो, ये कहना चाह रहा है, लेट अस सपोज एक शेल बना लेते हैं, एक बार फिर समझेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि माना एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मान लिया हमने, ठीक है। बट अगर किसी केस में एम शेल, एन शेल या कोई भी और शेल क्या बन जाता है? आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। मैं फिर से कह रही हूं कि अगर किसी केस में कोई भी शेल जो सबसे लास्ट में होता है उसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। उस शेल की चाहे कैपेसिटी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की क्यों ना हो, 18 की, 32 की, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की क्यों ना हो, अगर कोई शेल मेरा आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, फिर चाहे उस शेल की कैपेसिटी कितनी भी क्यों ना हो। समझ आया? यहां पे यही कह रहा है The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. चाहे कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की क्यों ना हो, अगर वो शेल मेरा आउटरमोस्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पर अब देखो लेट अस सपोज मेरे पास एक एटम है जिसमें केवल एक ही शेल है, इसमें केवल एक ही शेल है। यही क्या है? यही इसका आउटर मोस्ट शेल है। और अगर किसी एटम में केवल एक ही शेल है तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा शेल होगा? के शेल होगा। ऐसे थोड़ा ना कि एक एटम के पास केवल एक ही शेल है, चलो एल मान लेते हैं उसको, नहीं, उसके पास एक ही शेल है, वो के शेल है, वही उसका आउटर मोस्ट शेल है। अब हम कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो के तो घबरा गया, भाई मेरी तो 2 की कैपेसिटी, मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अकोमोडेट करूंगा? भाई मेरे पास एक ही सीट है, उस पर मतलब लेट अस सपोज मेरे पास 2 सीट्स हैं, ठीक है, उस पर 2 लोग ही बैठेंगे ना, 8 को कैसे बिठाओगे? सोफे पे 8 लोग बैठ सकते हैं ना। अगर मेरे पास एक सीट, ये सोफा है 2 लोगों की कैपेसिटी, उसकी बड़ा सोफा, उसकी 8 की कैपेसिटी है, समझ रहे हो? तो के शेल ने बोला यार मेरी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही कैपेसिटी है, मैं इस रूल को कैसे फॉलो करूं कि आउटर मोस्ट शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो हमने कहा ठीक है यार, घबराओ नहीं, हम नए रूल पे आ गए तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि पुराने रूल को भूल जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारी कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है, तो चलो खुश रहो। अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल ही के शेल है तो उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है?
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल या ऑर्बिट इज 8। अगर द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज द फर्स्ट शेल और द के शेल, किसी एटम में केवल एक ही शेल है, वही उसका आउटरमोस्ट शेल है, वही के शेल है, तो उस केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर क्यों है, ये देखो रीजन क्या है। This is due to the fact that having 8 electrons in the outermost shell makes the atoms very stable। अगर किसी एटम के outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर अगर उस एटम के पास केवल के शेल है तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो ऐसे में एटम को भरपूर मात्रा में स्टेबिलिटी मिलती है। इसका रीजन आप जानेंगे हायर क्लासेस में। अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है, बट अगर किसी एटम के पास केवल एक ही शेल है, के शेल ही है, तो उसमें तो 8 आ नहीं सकते, उसमें 2 आ सकते, तो तब भी उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरा रूल, फिर से रिपीट कर रही हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। अगर द आउटरमोस्ट शेल इज द के शेल तो वहां पे 8 नहीं, वहां पे 2 आएंगे। और रीजन क्या है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये 3 रूल्स हमने समझ लिए हैं। अब बच्चा, अब आते हैं इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले ये चीज देख लो, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये जो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना सीख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स। अब अच्छे से समझेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे आएगा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के शेल, के, एल, एम, एन, और भी हो सकता है बट हमारे को एन से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, और मैंने आपको बताया जब भी आप शेल्स लिखें तो लिख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 आ सकते हैं, 2, 8, 18, 32। ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे पास क्या है बच्चा, सबसे पहले है मेरे पास हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। वी आर, एटॉमिक नंबर जितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए, 1 मिल गया। अब मुझे इसे अरेंज करना है, तो हमने रूल्स पढ़ा है, ये नहीं कि कहीं पे भी के को छोड़ दे, चल एल में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देते, नहीं, जब तक अंदर वाले फिल नहीं हो रखे नेक्स्ट पे जंप नहीं मार सकते। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन में कहां पे डालूंगी, के शेल में डाल दूंगी। अब आते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, के शेल में मैंने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। अब के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने यहां पे डाल दिए, बचा 1, तो हम कहां डालेंगे उसको, यहां पे डालेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,1 हो गई। नेक्स्ट देखो, अब मैं थोड़ा सा स्किप मार रही हूं, लेट अस गो टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 12। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैंने 2 डाल दिए, 12 में से 2 यूज हो गए। एल शेल में आ सकते हैं 8 मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पे 8 डाल दिए। 2 + 8 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। बाकी रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स में कहां डाल दूंगी, एम शेल में डाल दूंगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8,2। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, लेट अस गो टू आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, प्रोटॉन्स 18, इलेक्ट्रॉन्स 18। कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी बच्चा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी के में 2, एल में 8, एम में 8, 2 + 8 10 + 8 18। ठीक है, समझ आ गया। आपकी बुक में तो आर्गन तक की दे रखा है 18, बट हम 2 और करेंगे ताकि हमारे को जो थर्ड रूल है ना वो अच्छे से समझ आए। नाउ आई एम टेकिंग पोटेशियम, इसको अलग कलर से लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। नाउ आई एम टेकिंग पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, प्रोटॉन्स 19, इलेक्ट्रॉन्स 19। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एल शेल में 8, यहां पे 9। मैम इसकी कैपेसिटी 18 की है, मैंने यहां 9 डाल दिया। 2 + 8 10 होता है, +9 19 होता है, हो गया 19। पर अब रूल नंबर 3 याद करो,
क्या कहता है रूल नंबर 3 कि अगर कोई मेरा आउटर मोस्ट शेल है तो उसकी चाहे कैपेसिटी कितनी भी क्यों ना हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे 9 नहीं दे सकते। अब हमने कहा ठीक है भाई पोटेशियम रो मत, सॉरी हम ऐसा करते हैं, ये ले 9 को कट करते हैं, मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, खुश है अब? तो उसने कहा हाँ खुश हो गया मैं। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया, 2 + 8 + 8 18, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसको हमने डाल दिया यहाँ पे। तो पोटेशियम क्या हो गया, 2,8,8,1, 2,8,9 नहीं होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 2,8,8,1। ठीक है, अब समझते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम के लिए जगह चलो ऐसे ही समझ लेते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर 20 तो 20 ही प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और अब हमारे को फिल करना है। ठीक है, KLMN 2 8 18 32। मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां डाले, 8 यहां डाले, 2 + 8 क्या हो गया 10। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल दे, 2 + 8 10 + 10 20, बल्ले बल्ले हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। तो वो रोने लगा, नहीं यार मैं तो रूल जो है रूल फॉलो करना है, मुझे ये रूल थोड़ा फॉलो हो रहा है, तुमने तो रूल तोड़वा दिया मुझसे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है रोनी, देखो आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, ले यहाँ 8 कर दी, तो 2,8,8 जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो चले गए यहाँ पे। तो कैल्शियम हो गया हमारा 2,8,8,2। तो क्या आपको ये चीज समझ आई? क्या आपको उन तीनों रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया कि नहीं आया? बता दो भैया कमेंट्स में। और ये है आप लोगों के सामने सारे 1 से 18 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन में एक ही शेल है, देखो अब इसको पहले ये समझ लो। हाइड्रोजन में क्या था, हाइड्रोजन में केवल के शेल था, तो मैंने न्यूक्लियस बनाया, के शेल बनाया, और यहां पे क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम में क्या था, एक ही शेल था, न्यूक्लियस बनाया, के शेल बनाया, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है, ऐसे करके ये बने हुए। देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, के शेल में डाल दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, के शेल में डाल दिए। लिथियम में आए, देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 1 इलेक्ट्रॉन, यही सिखाया ना मैंने। उसके बाद 2 2 2 और 3, ऐसे करते करते चलते गए। उसके बाद मैंने आपको सोडियम का बताया था, देखो 2,8,1 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे एल शेल में, एंड देन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आ गया। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, 1 से 18 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। ठीक है, समझ आया? ये देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न में पीछे करा रही थी। एक बार अच्छे से देख लो बेटा इसको। अब चलते हैं बच्चा आगे, और अब डिस्कस करने वाले हैं हम उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी को हम चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, बट जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो आइए वैलेंसी को समझते हैं। बट वैलेंसी को समझने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना जरूरी है, एंड दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? देखो, the electrons present in the outermost shell of an atom of an element are called valence electrons and the outermost shell is called the valence shell. Let us suppose बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो किसी भी एटम में जो आउटरमोस्ट शेल होता है, जो आउटरमोस्ट शेल है, बाहर वाला शेल है, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ यही लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल of an element are called valence electrons and the outermost shell is called the valence shell। अब पता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही बढ़िया चीज होती है ये। देखो, the valence electrons of an atom are responsible for chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। the valence electron determining the combining capacity और the valency। हमें पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ही क्या होती है, वैलेंसी। तो वो कौन डिटरमाइन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं।
Elements having the same number of valence electrons in their atoms possess similar chemical properties. For example, मेरे पास क्या है, I have lithium, I have sodium, I have potassium. lithium क्या है, atomic number है 3, configuration 2,1. तो valence electrons कितने हो गए, यानी कि outer most shell में कितने electrons present है, 1. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1. पोटेशियम 19, 2,8,8,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1. तो इन तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट कहता है एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. सिंपल बात है, अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो ये थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कहानी. अब अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आ गया, हमारे को इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो अब वैलेंसी को समझना बहुत ही आसान है. अब सवाल आता है कि वाई डू एटम्स कंबाइन, आखिरकार एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं. तो जस्ट लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस दुनिया में कोई भी चीज क्यों होती है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए. किस लिए होती है, स्टेबिलिटी के लिए होती है. आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि जीवन में पैसे कमा सके, अपने मम्मी पापा को खुश कर सके, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, जीवन में स्टेबिलिटी आए, मतलब ऐसी चीजें होती हैं. तो सिमिलरली बेटा एटम्स की दुनिया में भी ये सब क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बस अब स्टेबिलिटी समझ लो कि स्टेबिलिटी अचीव करनी है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, शेयर करके. अभी इस पे आ रहे हैं, मैं पिछली वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ. तब मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी में अब समझाऊंगी, तो अब समझो एटम्स की दुनिया में स्टेबिलिटी का क्या मतलब है. एटम्स की दुनिया में स्टेबिलिटी का मतलब है ऑक्टेट या ड्यूप्लेट अचीव करना. मैम ये क्या है, ये ऑक्टेट क्या है, ये डुप्लेट क्या है. अरे बहुत आसान है. हमने अभी पढ़ा था कि जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब बहुत स्टेबिलिटी मिलती है. उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऑक्टेट. और अगर किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल के शेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उससे स्टेबिलिटी मिलती है, उसे बोलते हैं डुप्लेट. तो एटम्स की दुनिया में स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब होता है ऑक्टेट पूरा करना या डुप्लेट पूरा करना इन केस ऑफ के शेल. ठीक है. उनके पास अब पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कुछ के पास है भी, बट सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. या फिर के शेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. उस ऑक्टेट को या फिर डुप्लेट को अचीव करना ही क्या है, स्टेबिलिटी अचीव करना. समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूं. देखो, इन ऑर्डर टू बी स्टेबल द ऑक्टेट और डुप्लेट इन केस ऑफ के शेल शुड बी कंप्लीट. स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट अचीव करना जरूरी है. पहले से नहीं होता उनके पास ऑक्टेट या डुप्लेट, अचीव करना पड़ता है. और ये कैसे कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके. ठीक है. तो देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग सो, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. अब आइए बच्चा इसे जो है हम अच्छे से समझते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, आई हैव सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन KLMN. ठीक है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 18, 32. इसको 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो 2,8,1. तो सोडियम ने कहा यार मैं तो इतना लाइफ खराब हो गया, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है यार, इसने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया. काश ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मैं कुछ कर सकूं कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सकूं. तो सोडियम के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में, ये इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, M है अभी, ये 2 चीजें कर सकता है. या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है. अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये बन गया 2,8,8. आउटर मोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट हो गया, पूरे करो बल्ले बल्ले. दूसरा ऑप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये बन जाएगा 2,8. अब भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट हो गया पूरा. तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज इजी, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना. आप खुद सोचो यार, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको जस्ट बाहर फेंक देना, करके फेंक देना, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. व्हाट इज इजियर, बताओ जल्दी से कमेंट्स में लिखो.
दिखा, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली इट इज इजियर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, बन जाता है 2,8 और उसका ऑक्टेट हो गया पूरा। तो इसने क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चा एटॉमिक नंबर है 12। ये KLMN ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है 2,8,2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2,8,2। अब इसके पास भी वही दो ऑप्शंस है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 चाहिए। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कर सकता है गेन, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन गया 2,8,8 ऑक्टेट हो गया पूरा। या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और बन जाए 2,8, इस केस में भी ऑक्टेट हो गया पूरा। अब फिर से सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। समझ आ रहा अभी तक? अब चलो आगे। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, गेन करने के बाद ये बन जाएगा 2,8,8 ऑक्टेट पूरा, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और बन जाए 2,8, इस केस में भी ऑक्टेट पूरा। अभी भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बजाय 3 को लूज करना आसान है, तो हो गया। अब लेट अस सपोज तो इसने क्या करा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करा। नाउ लेट अस सपोज आई हैव कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब इस केस में बच्चा इसकी आप डिटेल जो है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, कि आखिरकार कार्बन क्या करता है। वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ठीक है, अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसके लिए बस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2,5। ये 2 चीजें कर सकता है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, ये बन जाएगा 2,8, इसको ऑक्टेट पूरा, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी केवल 2, दैट इज इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट डुप्लेट दोनों ही स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, डुप्लेट इज इन केस ऑफ के शेल। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2,8 बन सकता है, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करके केवल 2 बन सकता है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ यार, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन को, बड़े हट 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है? ऑब्वियसली इट इज इजियर टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने ऑक्टेट अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करा। If I talk about oxygen, oxygen atomic number 8, configuration 2,6, ये क्या करेगा? Now you know it will gain 2 electrons, ताकि ये 2,8 हो जाए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा। If I talk about fluorine, एटॉमिक नंबर 9, ये सब मैं इतनी डिटेल में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अब आपको झटपट पूरी वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन 2,7, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। इसने क्या करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो हमने क्या देखा कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट इन केस ऑफ के शेल को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, या फिर शेयरिंग कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यही क्या होती है, वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट so as to complete its octet या duplet in case of K shell is called valency of the element। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये ऑक्टेट वर्ड छुपा दिया था क्योंकि तब आपको नहीं पता था कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, बट नाउ यू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट या शेयर्ड। किसी भी एटम द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे जा रहे हैं, लूज करे जा रहे हैं या फिर शेयर करे जा रहे हैं, ताकि वो अपना ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट इन केस ऑफ के शेल को फुलफिल कर ले, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। तो देखो, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2।
ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड या शेयर्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो क्या आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो यहां क्या कहता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वाज एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। मतलब ऑक्टेट पूरा करना है या डुप्लेट पूरा करना है। An outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet. और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं in case of K shell तो उसको डुप्लेट बोलते हैं। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell या फिर डुप्लेट in case of K shell. This was done by sharing, gaining or losing electrons, and the number of electrons lost, gained या shared by the atom of an element so as to complete its octet या फिर डुप्लेट in case of K shell is called the valency of the element. समझ आया आपको? अब एक और बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। For the elements having valence electron 1, 2, 3, 4, valency is equal to the number of valence electrons. इसको देखो बच्चा, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। वैलेंसी कितनी है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 2, वैलेंसी कितनी है? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, वैलेंसी कितनी है? 3। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, वैलेंसी कितनी? 4। तो वो यही कह रहा है, इट इज सेइंग कि जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3 या 4, उस केस में वैलेंसी किसके बराबर होती है? ये लर्न करने का तरीका है। वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी। फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 और 7, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, वैलेंसी कितनी है? 3। अगर मैं 8 माइनस 5 करूं तो आता है 3। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, 8 माइनस 6 करूं आता है 2। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, 8 माइनस 7 करूं तो आता है 1। तो इन case of valence electrons 5, 6 or 7, valency is equal to the number of electrons to be added so that the valence shell has 8 electrons. That means इसको छोड़ो, इसको देखो, that means valency is equal to 8 minus number of valence electrons. और जिन केसेस में ऑलरेडी बाहर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, जिस केस में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो लेट अस सपोज आई टॉक अबाउट नियॉन। चलो आगे ही पेज पे ले लेते हैं। लेट अस सपोज आई हैव नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2,8। इसका तो बेटा ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना शेयर करेगा। बेटा ये जिंदगी में खुश है, इसके पास बंगला भी है, माँ भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं करेगा, ना लूज करेगा, ना शेयर करेगा, ना गेन करेगा। तो वैलेंसी क्या हो गई? 0 हो गई। तो यही लिखा है फॉर नोबल गैसेस वैलेंसी इज 0 बिकॉज उनका ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट इन केस ऑफ के शेल ऑलरेडी पूरा होता है। तो क्या आप प्यारे प्यारे बच्चों को वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया? एंड दिस इज द टेबल फॉर वैलेंसी, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का। इसको अच्छे से देख लो। मूविंग फॉरवर्ड बच्चा, अब हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल, दैट इज मास नंबर। भाई एटॉमिक नंबर हमने जान लिया, एटॉमिक नंबर क्या था? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एंड रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब हम बात करेंगे मास नंबर की, एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। अब मास नंबर किसके बराबर होता है? देखो एटम के अंदर हमारे पास क्या है? वी हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो भैया बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे ऑनेस्ट अगर मैं लिखूं तो ऑनेस्ट में जो H की वैल्यू है ना, मतलब ना के बराबर, भाई H हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है। तो मतलब एटम का मास किसकी वजह से आ रहा है? एटम का मास आ रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो बच्चा मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है।
मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना बात आपको समझ आ गया। अब देखो, हमें पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास बाहर जो भी ऑर्बिट्स वगैरह है। अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यार बार बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन कच्चा पक्का पापड़ ये सब टंग ट्विस्टर जैसे हो जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। एक सेकेंड, वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो अब देखो, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल्स वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर ही है, तो मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These are present in the nucleus of an atom, ये भी हम जानते हैं। Hence protons and neutrons are also called nucleons। ये सब मैंने आपको बता दिया। Therefore the mass of an atom resides in its nucleus। क्लियर हो गई आपको बात? So mass number is nothing but mass number is equal to the number of protons plus number of neutrons। ये बस आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, सिंपल है, and it is represented by A। Okay, now moving forward we will now derive a relationship between mass number and atomic number। देखो न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत आ जाते हैं कि ऐसे है वैसे है, इसका मास नंबर निकालें ऑल दैट। हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, मास नंबर इज इक्वल टू, बेटा कमेंट्स में जल्दी बता दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होते हैं? बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए मैंने n लिख दिया। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव फाउंड आउट के मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, हम निकाल लेंगे। ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना, निकाल लेंगे। वी आर गिवन दिस, हमें ये निकालना, निकाल लेंगे। इस रिलेशन से हम जो है इजिली कुछ भी निकाल सकते हैं। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक और चीज क्या जानी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया? जल्दी जल्दी मुझे बता दो। अब देखो, हाउ टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है, मैंने उसका सिंबल ले लिया x। हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ABCD क्या होता है, ABCDEFG A to Z, है ना। हम A से Z जाते हैं। सिमिलरली जब हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर हम करते हैं A और नीचे हम करते हैं Z। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे ABCD में A to Z जाते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे A से Z जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज x इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को। और Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है? मैंने लिख दिया C। अब कार्बन में मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही क्या होता है? मास नंबर विच केम आउट टू बी 12। तो ये क्या हो गया? मेरा मास नंबर, जिसको मैं यहां लिख दूंगी। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और एटॉमिक नंबर मेरा यहां आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आई कैन रिप्रेजेंट कार्बन। अगर मैं बात करूं, किसी और की बात करूं, फॉर एग्जांपल आई हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8। और उसके बाद ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, तो 8 + 8 16, तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 16। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड ऑक्सीजन। अगर आप बच्चा कभी किसी पीरियोडिक टेबल को देखें जो थोड़ा डिटेल्ड हो, थोड़ा सिंपल वाला पीरियोडिक टेबल नहीं, थोड़ा डिटेल्ड जिसमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा तो जो सिंबल्स है ना वो ऐसे ही लिखे होते हैं। मास नंबर लिखा होता है, एटॉमिक नंबर लिखा होता है, और सिंबल ऑफ द एलिमेंट होता है। तो आपको एटॉमिक नंबर क्लियर है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर प्रोटॉन्स। सिंपल। न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम बात करें मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है बच्चा क्या? न्यूक्लियॉन्स। तो क्या आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बता दो। चलो अब चलते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं
अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता है कि क्या होता है, आप लोगों को मास नंबर पता है कि क्या होता है, तो आपको आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स झटपट समझ आ जाएंगे। अब चलो आइसोटोप्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज मैंने क्या ले लिया, मैंने एक एलिमेंट ले लिया कार्बन। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो कार्बन एलिमेंट है ना, ये जो कार्बन एलिमेंट है ये बना होगा कार्बन के एटम से, है ना, ये बना होगा कार्बन के एटम से। ये सारे क्या है, कार्बन के एटम्स हैं। अब क्योंकि ये सारे कार्बन के एटम्स हैं तो ऑब्वियसली इन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऑब्वियसली बात है, देखो एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स रहेगा। अब सारे एटम्स कार्बन के हैं तो उन सबका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, उन सबका एटॉमिक नंबर फिक्स रहेगा। अब तो कोई सोचने वाला ये भी सोचेगा, जिसको भी आइसोटोप्स नहीं पता, वो कहेगा यार सारे एटम्स तो कार्बन के हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा। पर ऐसा नहीं होता। यहां पे आ जाता है केमिस्ट्री का फेमस एक्सेप्शन। क्या हो जाता है यहां पे, देखो कोई भी अज्यूम तो यही करेगा, सोचेगा यही कि यार कार्बन के एटम से सारे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर भी सेम होगा। बट ऐसा नहीं होता। एटॉमिक नंबर तो इनका सेम हो जाता है बट मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। देखो क्या है आइसोटोप, in nature most of the elements have number of atoms which have the same atomic number but different mass number, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मैंने एलिमेंट ले लिया कार्बन, उसके एटम्स थे कार्बन के एटम्स, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर अलग अलग होगा, तो वो क्या हो गए, वो हो गए आइसोटोप्स। याद करो जब एएमयू पढ़ा रही थी, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम था बट मास नंबर एक का 12, एक का 13, एक का 14। Isotopes of an element have the same atomic number because they contain the same number of protons। ऑब्वियसली बात है, कार्बन है, कार्बन के एटम में चाहे कोई भी कार्बन का एटम, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। Isotopes of an element have different mass number because they contain different number of neutrons। समझो बच्चा, इसको समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने ले लिया क्या, A और B, ये मेरे आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैं तो क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। लेट अस सपोज करो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब ये आइसोटोप्स है तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 11, इसका भी एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसमें भी 11 प्रोटॉन्स, इसमें भी 11 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर तो था 11 और मैंने दे दिया कि इस वाले का मास नंबर क्या है, इसका मास नंबर है 22 और इसका मास नंबर है 20। ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझाना चाह रही हूं। मेरे पास आइसोटोप्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर है 11, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 11 11 और इसका मास नंबर क्या है, इसका मास नंबर है अपना 22 और इसका मास नंबर है 20, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। अब क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11, इसमें भी प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 11, क्योंकि हम न्यूट्रल स्पीशीज की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, याद करो A इज इक्वल टू Z प्लस N, A माइनस Z इज इक्वल टू N। बच्चा अगर मैं कोई भी सिंबल लिखती हूं ना, अगर मैं कोई भी सिंबल लिख रही हूं तो ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दूं तो उससे मुझे मिलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो अगर मैंने मास नंबर 22 था, उसमें से मैंने 11 माइनस कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 11। ए था मेरा 20, उसमें से मैंने Z माइनस कर दिया, ए था मेरा 20, उसमें से मैंने Z माइनस कर दिया, आंसर आ गया 9।
समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये दोनों आइसोटोप्स थे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम थे 11, बट इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने की वजह से ही ये क्या बन गए, आइसोटोप्स बन गए, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है मास नंबर। प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम थे बट न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, जिसकी वजह से मास नंबर अलग अलग हो गया, बट एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो क्या हो गए, आइसोटोप्स। तो यहां यही लिखा है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ गया। Isotopes of an element have different mass numbers because they contain different number of neutrons. तो isotopes of an element differ in the number of neutrons, तो उनके mass number अलग होने का दोषी कौन है, दोषी है न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो ये A और B आइसोटोप्स थे, दोनों का एटॉमिक नंबर था 11, इसका भी 11, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 और 11। इसका मास नंबर था 22, इसका मास नंबर था 20। तो अब अगर मैं A माइनस Z करूंगी तो मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा 22 minus 11, 11, 20 minus 11 which comes out to be 9 है। तो क्या आपको समझ आ गया, क्या आपको क्लियर हो गया कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, प्रोटॉन सेम थे, तो ये बन गए आइसोटोप्स। क्लियर हुआ आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे और कुछ आइसोटोप से भी रूबरू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के बच्चे हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। देखो दोनों केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर यहाँ 35, यहाँ पे 37। ठीक है, ये 17 तो प्रोटॉन 17, ये 17 तो प्रोटॉन 17। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करा, 35 माइनस 17 विच कम्स आउट टू बी 18, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 18। 37 माइनस 17 न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 20। तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। क्लियर हुआ? और अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स भी लिखूं तो 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। क्लियर हुआ? समझ आया? देखो ऐसे कुछ होता है। देन हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के हमारे बच्चा 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1, 1, 1, मास नंबर 1, 2, 3, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, दे बिकेम आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 1, 2, 3। ठीक है, इनको हम ऐसे लिखते हैं, ये 1, 1 वाला प्रोटियम कहलाता है, 2, 1 वाला ड्यूटीरियम कहलाता है और 3, 1 वाला ट्रीटियम कहलाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि टेबल बनाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल बनाओ, प्रोटॉन्स कितने, जो नीचे वाला नंबर होता है वही होता है प्रोटॉन, 1, 1, 1। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। अब न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? बस समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। देखो यहां पे न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। यहां एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या सीन चल रहा है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। याद करो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब चलो इसका टेबल मैम ही बना के दिखाएगी। मेरे पास क्या है, कार्बन 12। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन्स तीनों केसेस में 6, 6, 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, 6, 6। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 12 - 6 6 न्यूट्रॉन्स, 13 - 6 7 न्यूट्रॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स, 14 - 6 8 न्यूट्रॉन्स। तो देख रहे हो आइसोटोप्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग है। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। All the isotopes of an element have identical chemical properties। बच्चा एक लाइन हमेशा याद रखना, मैंने आपको जस्ट बोला कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। ये दो आइसोटोप्स हैं, इन दोनों में प्रोटॉन सेम, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम, बट न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहता है। और याद करो मैंने क्या बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या डिसाइड करते हैं,
केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बताया था, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद है कि नहीं? अब अगर मेरे पास ये दो आइसोटोप्स हैं ए और बी, इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम, और अगर दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सिमिलर। Since all the isotopes of an element have identical electronic configuration containing the same number of valence electrons, therefore all the isotopes of an element show identical chemical properties. समझ आया ये कॉन्सेप्ट? दो आइसोटोप्स हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्या डिसाइड करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज ही सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम, व्हाटएवर। ठीक है, चलो अब देख लो द फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? मास पे डिपेंड करती हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्योंकि उनका मास नंबर अलग अलग है तो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसमें अंतर आ जाता है। तो देखो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द एटम्स, है ना। Now, due to the presence of different number of neutrons, the masses of all the isotopes of an element are slightly different. Mass number different हो गया. Since the masses of the isotopes are different, therefore the physical properties of the isotope are also different. Thus, various isotopes of an element can have different physical properties like density, melting point, boiling point, etc. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट्स में आप आग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास। आप लोगों को याद होगा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास था ना वो 35.5 था। यहां पे क्या हो गया? डेसिमल आ गया। और भी कुछ होते हैं जिनमें डेसिमल में होता है। तो यही कॉन्सेप्ट किसका है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का या फिर एवरेज एटॉमिक मास का। यहां पे क्या हो रहा है देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा लेट सपोज मैंने क्या ले लिया, एक क्लोरीन एलिमेंट ले लिया। इस क्लोरीन एलिमेंट में मेरे पास क्लोरीन के एटम्स होंगे, हाँ कि ना? यस मैम। अब क्लोरीन दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब इस क्लोरीन एलिमेंट में कुछ एटम्स क्लोरीन के 35 वाले होंगे और कुछ 37 वाले होंगे। अब मैं इस क्लोरीन एलिमेंट का मास क्या रखूं? 35 रख दूं? 37 वाले बुरा मान के नहीं हम तुमसे बात नहीं करते, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। 37 रख देती हूँ तो 35 वाले बुरा मान के नहीं ऐसा थोड़ा होता है। तो मैंने कहा चलिए यार ऐसा करती हूँ, 35 और 37 के बीच का 36 कर देती हूँ। पर ऐसे नहीं चलता, हमें क्या देखना पड़ता है कि कौन सा आइसोटोप नेचर में कितना प्रेजेंट है। अब एक बात बताऊं, जो क्लोरीन 35 है ना वो नेचर में 75% प्रेजेंट होता है, और जो क्लोरीन 37 है वो नेचर में केवल 25% प्रेजेंट होता है। तो जो नेचर में ज्यादा है उसको अहमियत भी तो ज्यादा दोगे ना। ये थोड़ा ना 35 और 37 के बीच में 36 कर दिया, नहीं, ये 75% प्रेजेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना। तो हमारे को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हम कैसे डिसाइड करते हैं कितना प्रेजेंट है? देखो कैसे, मैं बताती हूँ। मेरे पास अगर मुझे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का तो कितना प्रेजेंट है? 75% प्रेजेंट है। कौन सा? क्लोरीन 35 प्लस 25% प्रेजेंट है। कौन सा? क्लोरीन 37। जो जितना प्रेजेंट है उसको उतनी अहमियत दो। 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 37। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.5 U। देखो 35.5 U आंसर आ गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 U है ना। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने क्लोरीन एलिमेंट लिया उसमें जितने भी एटम्स होंगे उनका एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 35.5। देखो, this does not mean that any one atom of chlorine has a fractional atomic mass of 35.5 U। एक एटम का मास नहीं है ये। It means that if you take a certain amount of chlorine,
इट विल कंटेन बोथ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 भी होगा, क्लोरीन 37 भी होगा, एंड उनका एवरेज मास कितना आएगा, 35.5 U आएगा। तो समझ आई आपको ये बात? क्लियर हुआ आप लोगों का कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से मुझे बताओ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। बता दिया, बहुत बढ़िया। अब एक बार जल्दी से आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सिंपल सिंपल है। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, हम लोग जानते हैं। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो ये थे आपके कुछ यूजेस या एप्लीकेशंस। चलिए अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं लास्ट में आइसोबार्स को। आइसोबार्स बच्चा बिल्कुल आइसोटोप्स का उल्टा है। आइसोटोप्स हमारा क्या था? आइसोटोप्स था हमारा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स उल्टा है। आइसोबार्स क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर एलिमेंट चेंज हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट चेंज हो गया तो एटॉमिक नंबर तो चेंज होएगा ही। तो मतलब आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, तो सेम क्या हुआ फिर? सेम हुआ मास नंबर। तो बेटा जी आइसोबार्स क्या हो गए? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। क्लियर हुआ? अब देखो, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन देम इज द सेम। ये तो मतलब सिंपल सी बात है, उनमें प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर अलग है, बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और वही क्या है? मास नंबर, वो सेम है। तो मतलब ये ना थोड़ी हाई फाई तरीका है आइसोबार्स को लिखने का कि आइसोबार्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वही क्या है? मास नंबर, वो हमारा सेम है। तो भैया आइसोबार की डेफिनेशन ये है, बस अलग तरीके से लिख रखी है। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स इज आर्गन एंड कैल्शियम। अब देखो ये है मेरा आर्गन, आर्गन क्या है? 40-18, दिस इज कैल्शियम 40-20। अब देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स क्या है? इसमें जो नीचे होता है वो प्रोटॉन होते हैं, इसमें 18 प्रोटॉन्स, इसमें 20 प्रोटॉन्स। अब अगर मैं बात करूं किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। भैया न्यूट्रल एटम की बात करें तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन्स, सॉरी जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, इसको तो अभी साइड करो। अब मेन आता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 22 हो गए। 40 - 18 22। और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 40 - 20 विच कम्स आउट टू बी 20। देखो देखो, आइसोबार्स में प्रोटॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट, बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है 18 + 22 40, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है 20 + 20 gives 40, वो सेम है। तो यही यहां लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स इज आर्गन एंड कैल्शियम। दिस इज बिकॉज आर्गन एंड कैल्शियम आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कार्बन अलग, सॉरी आर्गन अलग, कैल्शियम अलग, डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, बट दे हैव द सेम मास नंबर ऑफ 40। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे आइसोबार्स। ठीक है, अब देखो, अब हमें डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स। सबसे पहले आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स। अब हमने यहाँ पे देखा कि आइसोबार्स में क्या था? आइसोबार्स, ये दोनों हमारे आइसोबार्स हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। देखो आर्गन में मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, दिस इज आर्गन 40 and 18, दिस इज कैल्शियम 40 and 20। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन्स कितने? 18, प्रोटॉन्स कितने? 20, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 18 यहाँ पे 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 - 18 22, 40 - 20 20। तो ये हमारा सीन है, ये आइसोबार है।
हम देख सकते हैं कि आइसोबार्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अलग अलग है, इसमें 18, इसमें 20। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। याद है वो स्टेटमेंट पढ़ी थी कि डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माने डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट। क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको बताया मास पे डिपेंड करती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये मास पे डिपेंड करती हैं। एंड आइसोबार्स में मास नंबर सेम है, तो आइसोबार्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि मैंने कहा ना बेटा जी, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एकदम उल्टे हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, आपको समझ आया, आइसोबार्स क्लियर हो गया कि नहीं, समझ आ गया बच्चा, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इसी टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म, एकदम फिनिश हो गया है। क्या आपको ये चैप्टर समझ आया? क्या इस चैप्टर का जो डर था आपके माइंड में वो गया? थोड़ा सा भी गया ना, तो मतलब आप ये समझ लो कि मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट्स में क्या करना, कमेंट्स में आपका मन करे तो भैया आग लगा देना, है ना। कमेंट्स में आपका मन करे तो ऐसे एकदम बढ़िया सा दिल बना देना कि मैं मजा आ गया, मन करे तो बेटा ऐसे ऐसे फूल बना देना, और अगर मन करे तो एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट चमका तो एकदम डायमंड बना देना। तो बच्चा, इसी के साथ हम अपने आज के इस वन शॉट लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों।